इट इज बेस्ड ऑन द पोर्टफोलियो, यानी ये इसके अंदर 4-5 चीजों की रिस्क है, यानी ये अकेला रिस्क नहीं है। इसके अंदर रिस्क हो सकती है कि आपके शेयर के प्राइस बढ़ या घट गए, इंटरेस्ट में चेंजेस आ गया, फॉरेन एक्सचेंज के कारण हो गए, या कमोडिटी में, यानी जो भी हमारा अंडरलाइंग एसेट्स है, कमोडिटी प्राइस का मतलब जो अंडरलाइंग एसेट्स होते हैं उसके प्राइस अप या डाउन हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द मार्केट रिस्क। अब बात आती है जी इंडस्ट्री रिस्क की। इंडस्ट्री रिस्क का मतलब क्या होता है? इज अ कंबाइंड सेट ऑफ द पार्टिकुलर ऑफ इंडस्ट्री। ये सिर्फ इंडस्ट्री से रिलेटेड रिस्क होता है। अब इस इंडस्ट्री की जो रिस्क होती है वो किससे रिलेटेड है जी? इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अब कोई बात मैं बता दूं कि कोई इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होने के कारण रिस्क आ गई। अब सबसे बड़ा इसका एग्जांपल्स ये होता है कि आपने टेप रिकॉर्डर का इंडस्ट्री देखा होगा, तो वहां पे वो इंडस्ट्री रिस्क है, क्योंकि अब टेप रिकॉर्डिंग वाला कहानी खत्म हो गया, तो वो इंडस्ट्री का टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होने के कारण वो रिस्क रहा, दैट इज कॉल्ड द इंडस्ट्री रिस्क। तो इंडस्ट्री रिस्क एंड मार्केट रिस्क इज टू डिफरेंट थिंग, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होने का। इंडस्ट्री एंड मार्केट इज अ टू डिफरेंट थिंग। उसके बाद क्या होता है जी? पॉलिटिकल रिस्क। आपको पता होता है कि अगर आपको पता होता है किसी कंट्री का पॉलिटिकल कंडीशंस अप एंड डाउन होने के कारण क्या होता है, एक रिस्क लगा रहता है। लाइक बीजेपी जो है मोर प्रो टू बिजनेस है, कांग्रेस नॉट मोर प्रो टू बिजनेस है। तो क्या होता है कि जब कांग्रेस आता है तो हो सकता है कि फॉरेन के इन्वेस्टमेंट कंट्री में नहीं आएंगे, तो दैट इज अगेन अ पॉलिटिकल रिस्क। दिस इज अ वन काइंड ऑफ पॉलिटिकल रिस्क, ठीक है। एक मिनट भाई लोग, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है उसको 1 मिनट लगेगा समराइज करने में। सबसे पहले हमने पढ़ा जी रिस्क के बारे में। तो रिस्क को हमने क्या बोला जी कि यहाँ पर रिस्क का मतलब ये होता है वो अनसर्टेनिटी ऑफ द रिटर्न्स होती है, जो कि आप सोचते हैं कि हमारा जितना हमको रिटर्न जो एक्सपेक्टेड होना चाहिए उतना आपको मिल नहीं पाता है, दैट अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड द रिस्क, ठीक है जी। उसके बाद हमने बताया कि रिस्क फ्री के एग्जांपल्स लिए थे, जिसमें हमने ट्रेजरी बिल का नाम लिया था, जो यूएस में गवर्नमेंट उसको बैक करता है, यानी कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट लेती है, इसीलिए वो रिस्क फ्री है। रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट जितना अग्री किया उतना उतना तो आपको रिटर्न दे देगा, दैट इज द वन एग्जांपल ऑफ द रिस्क फ्री रिटर्न। फिर हमने पढ़ा था डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क होते हैं। क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क का मतलब होता है जहां पे आपके रिस्क ऑफ डिफॉल्ट हो जाते हैं, यानी हमको आपने पैसे दिए थे और हम टाइम पे आपको नहीं लौटाएंगे, दैट इज द केस ऑफ द क्रेडिट रिस्क। फिर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का मतलब क्या होता है कि आप किसी दूसरे कंट्री के साथ बिजनेस करते होते हैं, तो वहां के करेंसी का जो अप डाउन प्राइसेस होते हैं, दैट इज उसके कारण जो आपकी प्रॉफिट या लॉस चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड द एक्सचेंज रिस्क, जिसको हम करेंसी रिस्क भी बोलते हैं। दूसरा होता है जी इंटरेस्ट रेट रिस्क। जितना एक्सपेक्टेड आपने सोचा था कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रहेगा, एग्जिस्ट करेगा, बट ड्यू टू सम रीजंस वो अगर इंटरेस्ट रेट फॉल हो जाता है तो वहां पे एक रिस्क आपके साथ होता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट रेट रिस्क। जो वहां पे वो एक इंटरेस्ट रेट के अप डाउन होने का जो रिस्क होता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट रेट रिस्क। उसके बाद बात आता है जी मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क में जो है तो है 4-5 चीजें साथ में हम लोग को स्टडी करनी होती है। किसी शेयर की प्राइस का अप डाउन होना, उसके कारण उसकी जो रिस्क होती है, रिस्क रिटर्न इंटरेस्ट रेट के रिस्क होते हैं, करेंसी के रिस्क होते हैं, फॉरेन करेंसी के रिस्क होते हैं, और कमोडिटी प्राइसेस। कमोडिटी प्राइसेस का मतलब होता है अंडरलाइंग एसेट्स, यानी किसी भी चीज का जब प्राइस डिटरमाइन किया जाता है किसी एसेट्स के अगेंस्ट में, ये वो केस है डेरिवेटिव्स का केस होता है। उसमें क्या होता है कि आपकी प्राइस जो होती है वो डिटरमाइन की जाती है अंडरलाइंग एसेट्स पे। तो अंडरलाइंग एसेट्स की अगर प्राइस अप डाउन होती है उसके कारण जो रिस्क होते हैं, दैट इज कॉल्ड द कमोडिटी रिस्क, उसको हम बोलते हैं मार्केट रिस्क। फिर हम बोला था कि इंडस्ट्री रिस्क क्या होता है, ये बहुत स्पेसिफिक होता है। जैसे हमने एग्जांपल दिए थे जो टेप रिकॉर्डर वाली कंपनी के। टेप रिकॉर्डर वाली कंपनी में क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गए, that is the one kind of risk with respect to industry. Then after it comes to the political में मैंने कहा था कि एक कंट्री में जब कोई पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं तो कभी कभी वो इन्वेस्टमेंट को लेके थोड़ी सी कभी प्रो होती है, कभी नहीं होती है। तो अगर प्रो होती है तो कंट्री के लिए थोड़ा बेहतर होता है, अगर वो बिजनेस के माइंडेड नहीं होती तो वहां पे थोड़ी सी चीजें लगी रहती है, दैट इज कॉल्ड द पॉलिटिकल रिस्क। ये पॉलिटिकल चेंजेस के कारण या डिसीजंस के कारण ये रिस्क आते हैं। अब बात आता है जी हाउ टू कैलकुलेट द रिटर्न। तो रिटर्न सिंपलेस्ट से, रिटर्न का मतलब क्या होता है कि जो आपको पैसे मिलते हैं। तो चलिए हम एक एक्सेल पे हम आप इसको समझाते हैं कि रिटर्न होता है क्या और कैसे काम करता है।
मान लीजिए आपने शेयर खरीद लिया था, शेयर बाई किया 1 जनवरी 2020 को, ठीक है जी। 1 जनवरी 2020 को आपने 1000 रुपए का शेयर बाई किया और आपको कंपनी ने डिविडेंड दिया। डिविडेंड आपको कंपनी ने सेंड करा जी, डिविडेंड कंपनी ने आपको 50 रुपए का सेंड किया, ठीक है। और जब 31 दिसंबर चली, दिसंबर 31 पे जब आप शेयर की प्राइस चेक करी तो कितना हो गया जी, 1210 रुपए की, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा जी आपकी यील्ड क्या रही है, आपने कितना कमाया। यील्ड इज द रिटर्न फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द इन्वेस्टर्स। तो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा रिटर्न क्या कमाया आपने, RETURN रिटर्न, ठीक है। तो रिटर्न आपने क्या कमाया, तो आपने रिटर्न क्या कमाया, डिविडेंड के फॉर्म में कितना पैसा कमाया जी, आपने 50 रुपया डिविडेंड के फॉर्म में कमाया। और कैपिटल एप्रिसिएशन कितने का हुआ, कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया जी 1220 माइनस 1000, यानी कि 210 रुपए का कैपिटल, यानी टोटल का टोटल आपने पैसे कितने कमाए जी, 260 रुपए की कमाई। यानी अगर आपसे कोई पूछेगा जी रिटर्न आपका कितना हुआ, तो आप आराम से कह दीजिएगा जी हमारा जो रिटर्न बनता है जी वो 260 रुपया निकलता है on the investment of 1000, that is equivalent to the 26%. That is how the calculations of the return is done. So ये simplest way है अपने रिटर्न को कैलकुलेट करने का। तो ये जब होता है ये किसके लिए होता है, ये सिंपलेस्ट वे होता है, यानी प्राइस जो होता है वो टाइम, जिस टाइम पे सेल कर रहे हैं, और T-1 का मतलब होता है जो आपने खरीदा था, इनिशियल जो प्राइस थी दैट वाज कॉल्ड द T-1, ठीक है। और डिविडेंड जो आपको उस टाइम फ्रेमवर्क में जो डिविडेंड मिला है दैट इज कॉल्ड द DT। और RP1 का मतलब जो होता है इनिशियल प्राइस आपने दी थी, दैट इज नोन एज द प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। उसके बाद प्राइस T का मतलब होता है टाइम एट द एंड ऑफ द पीरियड। रिटर्न का मतलब होता है होल्डिंग रिटर्न्स, कितना दिन आपने रखा है, आपको यील्ड क्या मिली है, दैट इज कॉल्ड द रिटर्न्स। उसके बाद बात आ जाता है TT स्टैंड फॉर द टाइम, ठीक है। एंड DT का मतलब होता है कैश डिविडेंड रिसीव एट द एंड ऑफ द पीरियड, यानी उस पीरियड में जो आपको डिविडेंड मिला है दैट इज कॉल्ड द DT। अब यहाँ पे एग्जांपल्स लिया गया कि इन्वेस्टर्स ने के कंपनी में एक शेयर्स लगाए थे जो कि 20 रुपए की में लगाए थे, ठीक है, 1 ईयर अगो, 1 साल पहले की बात है। और उसकी प्राइस कितनी हो गई जी, 22 रुपए की हो गई। तो टोटल कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हुआ, 2 रुपए का कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ, दिस इज कॉल्ड द कैपिटल एप्रिसिएशन। और कंपनी ने उसको 2 रुपए के कैश डिविडेंड किए, तो दोनों मिला के कंपनी को कितने पैसे मिले जी, 4 रुपए मिले ऑल टुगेदर। और उसकी इन्वेस्टमेंट कितने की थी जी, 20 की थी। तो 4/20 कीजिएगा तो आपका कितना परसेंट होता है जी, 20% होता है, दैट इज कॉल्ड द रिटर्न। इसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्न। तो अब यह क्या होता है, so the company and investor assume that the return on the investment commensurate with the risk. Of course not all return end up with the financial gains, और भी दूसरे फॉर्म में आ सकता है। रिटर्न रिफ्लेक्ट द चेंज इन द प्राइस एज वेल एज द इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, usually expressed as the percentage of the beginning prices and the of the beginning prices। इसका मतलब जो yield होता है ये आपको यूजुअली क्या होता है, जिस परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है वो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, उसके फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आगे बात आती है जी रिस्क एंड रिटर्न के बीच की रिलेशनशिप। तो सबसे पहले रिस्क क्या होता है, रिस्क इज इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन व्हाइल मेकिंग द फाइनेंशियल डिसीजन। अगर आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हो और आप उसमें आप रिस्क फैक्टर को अगर आप इग्नोर कर दोगे तो आपकी डिसीजन गलत हो जाएगी, ठीक है जी। तो पुराने जो होते हैं अंडर द रैशनल, जहाँ पे सब चीज रीजनिंग वाइज होती है, वहां पे मार्केट में क्या होता है, जहाँ पे बोला जाता है कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होता है, प्रोवाइड द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड ग्रेटर एक्सपेक्टेड रिटर्न, यानी हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, हाँ हायर द रिटर्न। सो देन इसका मतलब क्या होगा, वाइस वर्सा, अगर लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। तो यहाँ पर सीधी बात क्या है कि यहाँ से अगर बात करोगे ये रिस्क जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपकी रिटर्न बढ़ती जाएगी। फिर इसने बताया कि कौन से रिस्क एरिया में फॉल करती है। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है जी लो रिस्क एरिया का एक एग्जांपल दीजिए, हाई रिस्क एरिया का एक एग्जांपल दीजिए, मीडियम रिस्क यानी मॉडरेट रिस्क का एक एग्जांपल दीजिए। तो आपने क्या है, जो ट्रेजरी बिल्स है एकदम उसमें लो रिस्क है, रिस्क ही नहीं है, मतलब क्योंकि उसमें क्या होते हैं गवर्नमेंट की चीजें होती है, उससे थोड़ी सी चीजें हो सकती है, गवर्नमेंट इशूड बॉन्ड हो सकते हैं, उसके प्राइस में कुछ फ्लक्चुएशन हो सकते हैं, तो दैट इज द सेकंड लेवल ऑफ थिंग्स। देन कॉर्पोरेट के बॉन्ड्स होते हैं, इसका एग्जांपल्स जो होता है जी डिबेंचर्स,
तो डिवेंचर्स में क्या होता है, फिर भी थोड़ी चीजें सिक्योर्ड होती है, एकदम लो रिस्क तो नहीं कह सकते, बिकॉज कंपनी में वो डिफॉल्ट रिस्क हो सकता है, क्योंकि कंपनी को जब रीपेमेंट का टाइम आएगा, जब उसको कंपनी को आपको रिडीम करने का टाइम होगा, मे बी कंपनी में नॉट हैव द मनी, तो उस टाइम में वो रिस्क रह जाता है। तो दैट इज कॉल्ड द कॉर्पोरेट बॉन्ड, जो होता है वो मिड लेवल पे, मतलब मॉडरेट लेवल पे आपको फॉल करता है। बट द शेयर्स का प्राइस के मामले में क्या होता है, शेयर्स में आपके रिटर्न जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, बट वहां पर रिस्क भी ज्यादा होता है। रिस्क किस चीज का, डिविडेंड आएंगे कि नहीं आएंगे, प्राइस बढ़ जाएगी या घट जाएगी, दैट इज कॉल्ड द रिस्क वहां पे ज्यादा होते हैं। देन इज कम टू द ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल में कहा गया यूनियन, ये जो यूएस गवर्नमेंट जो होती है वो इशू करती है, ये क्या होती है, यहाँ पे ये सेफ सिक्योरिटीज होती है, यहाँ पे कोई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट नहीं होता। रिस्क जो गिवन दे हैव नॉट पे द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ द फंड बोरो, दे बिकम द ड्यू बिकॉज द शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड, द प्राइस जो होता है रिलेटिवली स्टेबल होता है, एंड टी बिल ऑफर द मोस्ट कंजर्वेटिव रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे कंजर्वेटिव रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है, एकदम नॉमिनल, एकदम छोटा सा अमाउंट देगा जिसपे आपको ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं जी थोड़ा सा ये है, थोड़े से इसमें इंटरेस्ट के रेट्स फॉल हो सकते हैं कभी कभी, इसीलिए ओवर द टाइम क्या बोलते हैं जी, बॉन्ड थोड़ा सा ज्यादा देगा टी बिल्स के अगेंस्ट में। फिर कॉर्पोरेट में उन्होंने बोला जी कॉर्पोरेट बॉन्ड बोलते हैं, जी बोलिए। और गवर्नमेंट बॉन्ड एंड टी बिल्स क्या फर्क है एक्चुअली? ट्रेजरी बिल जो होता है ना, और वो ट्रेजरी बिल दोनों सेम है ना? नहीं है, क्यों, क्या फर्क है? गवर्नमेंट बॉन्ड जो होता है ना, वहां पे यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करता है, यहाँ पे बोलता है यूएस स्टेट्स इशू करता है। तो ये गवर्नमेंट इशू करती है, ये स्टेट्स स्पॉन्सर्ड होते हैं। मतलब फर्क क्या है? मतलब हो सकता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट करती होगी, लेकिन ट्रेजरी बिल में नाम पे ही लिखा होता है ट्रेजरी बिल, नाम पे ही होता है। और इसकी जो बेसिकली इसकी जो होराइजन्स होती है वो थोड़ी लंबी होती है ना, ये शॉर्ट टर्म उसे इन्वेस्टमेंट होते हैं, ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं ना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं। ओके, इसकी होराइजन लंबी होती है, तो यहाँ पे आपके लेकिन दोनों फ्रॉम गवर्नमेंट से। हाँ, लेकिन दोनों के इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फंडा डिफरेंस है। ट्रेजरी बिल्स में क्या होता है कि डिस्काउंट ही पे इशू किया जाता है, इट इज ऑलवेज इशूड एंड डिस्काउंट, इशूड ऑन डिस्काउंट। इसका मतलब बोलता है जी एक काम करो, 4% का बॉन्ड है, इसका मतलब 96 रुपया अभी दो। क्या बोलता है, 4% का ट्रेजरी बिल है, अगर क्वेश्चन ये बोलता है 4% ट्रेजरी बिल, तो टेक्निकली क्वेश्चन विल आस्क यू टू गिव 96 टुडे, ओके, एंड क्वेश्चन बोलेगा 90 डेज का है। इसका मतलब जब 90 डेज होगा गवर्नमेंट विल रिटर्न टू यू हाउ मच, 100 डेज, 100। तो गवर्नमेंट इस तरह से इसको डील करती है जी। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऑलवेज इशूड एट डिस्काउंट। तो यहाँ पे थोड़ी सी एक सबसे बड़ी चीज होती है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट पे जो डिफॉल्ट होने के चांसेस एकदम जीरो हो जाते हैं। लेकिन बॉन्ड पे क्या होता है, बॉन्ड में परसेंटेज जब डिफाइन हो जाता है तो वो इंटरेस्ट की तरह काम करती है। वहां पे क्या होता है, आपने 100 पे बाई करना होता है और आपको गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट अलग से देगी, इंटरेस्ट गवर्नमेंट विल गिव यू 4%। तो दोनों की जो अकाउंटिंग होती है वो डिफरेंस होती है, ठीक है। ओके। जैसे आपको एग्जाम में आता है कि ट्रेजरी बिल का आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है, दैट यू विल गेट इट समवेयर, ठीक है। फिर उसके बाद जो कॉर्पोरेट बॉन्ड में हमने आपको एग्जांपल्स में दे दिया, डिबेंचर्स की तरह होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये लॉन्गर होराइजन्स के होते हैं, यहाँ पे प्राइस भी फ्लक्चुएट होती है और साथ में यहाँ पे इंटरेस्ट रेट में भी ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। ये जो होता है ये थोड़ा सा ज्यादा रिस्की होता है, स्लाइटर रिस्की देन द गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट के और ज्यादा सिक्योर्ड होते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट्स के उससे कम सिक्योर होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे आपके कोई भी, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको ओनरशिप पोजीशन मिल जाती है व्हेन यू बाय द स्टॉक्स। स्टॉक्स मींस यहाँ पे हम कॉमन स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये डायरेक्ट शेयर्स की बात होती है। यहाँ पर रिस्क आपको पता ही होता है क्या होता है, यहाँ पे जो रिस्क और रिटर्न का सिंपल इनवर्स ये होता है, सेम वे में जाता है, रिस्क जाएगा रिटर्न जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब बात आता है जी कि रिस्क एंड रिटर्न्स के बारे में अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर 30 चीजें बोला है कि, अच्छा उसकी दो चीजें हैं कि इवैल्यूएटिंग द ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न के बीच में आप कैसे, ट्रेड ऑफ के बीच का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच में आप कैसे ब्रिज करोगे, कैसे चीजों को
एनालाइज करोगे तो एक तो ऑब्जेक्टिव्स ये हो जाता है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर सी यानी सर्टेनिटी इक्विपमेंट, दिस कंसेप्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, would have to receive the indifference between the payoff in the given gamble। सर्टेनिटी इसमें एग्जांपल्स ये होते evaluated in the risk and return component in the company. The shareholder wealth is calculated as the number of shares outstanding multiplied by the market price per shares. The common such as the New York Exchange. The self maximization refers to the maximization of purchasing power. It's efficient as self. The shareholder wealth maximization is the current share price multiplied by the number of shares outstanding, and it provides the convenient framework evaluating both the timing and the risk associated with the various investment and strategies relies on the cash flow as a measure of return from the financial perspective is the typically assumed that the major goal of the firm। अच्छा, यहाँ पे देखिए जब ट्रेड ऑफ का मतलब दोनों के बीच में हम कैसे चेक करते हैं कि रिस्क एंड रिटर्न के बीच में चीजें कैसे काम करती है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो मैक्सिमाइजेशन जो बोला है कि सबसे पहले इवैल्यूएटिंग द ट्रेड ऑफ बिटवीन द रिस्क एंड रिटर्न इज अ मेजर कंपोनेंट इन मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो शेयर होल्डर्स के वेल्थ यानी जब उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो सीधे बोला है इस कैलकुलेट कैसे करना है कि जितना उसके पास कॉमन शेयर्स होते हैं उसको आप मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दे, यानी उसकी पोर्टफोलियो की आप वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या पता चलता है, इसमें यह पता चलता है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर वेल्थ जो होता है वो उसकी परचेजिंग पावर को बताना है। यानी इफिशिएंट मार्केट में क्या होता है कि आपकी जो करंट मार्केट प्राइस होती है जो मल्टीप्लाई होती है आपके पास जितने नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग होते हैं, ये आपके लिए कन्वीनियंट फॉर्म होता है तो बताने के लिए कि आपके इन्वेस्टमेंट में आप इट्स evaluating both the timing and the risk associated with the various investment and financing strategies relies on the cash flow is the measure of return। यहाँ पे जो आप उसको कैश फ्लो जो आपको मिल जाएंगे इफिशिएंट मार्केट में जो उसकी एमपीएस के साथ में जो आपकी पोर्टफोलियो वैल्यूज के हिसाब से मिलेंगी, दैट इज द आपको उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो वेल्थ जो आपके रिटर्न्स जो मेजर होंगे उसी के हिसाब से होंगे। बट ये आगे हमारे पास एग्जांपल्स है उस पर हम अच्छा से निकाल पाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद सीई इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ द कैश एन इन्वेस्टर वुड हैव टू रिसीव टू बी इनडिफरेंट बिटवीन द पे ऑफ एंड द गिवन गैम्बल्स। अ सर्टेनिटी equivalent factor is used to convert a projected cash flow into the certain cash flow. When the certainty equivalent is less than the expected, the risk averse positions will be there. When the certainty equivalent is equal to the expected value, the indifference return is present. Is expected value is when the certainty equivalent is greater than the expected value, the risk preference, the risk taking position is present. रिस्क अवर्सन, रिस्क इंडिफरेंस, रिस्क। यानी अब हम क्या निकालना सीखेंगे, सबसे पहले तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना सीखेंगे, देन ओनली वी कैन कमेंट की सीई कैसे काम करती है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कैसे काम करती है। क्योंकि अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू से अगर कम है, एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम है, इसका मतलब वो रिस्क एवर्स पोजीशन है, यानी कि ही डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। अगर उससे कम की पोजीशन है इसका मतलब ही डोंट वांट टू टेक द रिस्क। अगर सेम पोजीशन पे यानी इक्वल पोजीशन पे, इसका मतलब क्या है, वो इनडिफरेंट पोजीशन पे है, यानी उसकी पोजीशन न्यूट्रल है। ठीक है, अगर उसकी जो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट जो अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, वो उसकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा क्या, एक्सपेक्टेड वैल्यू, तभी जाके हम कमेंट कर पाएंगे। तो देखिए हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट है, 3 इन्वेस्टमेंट है जिसकी बताई गई है कि तीनों इक्वल प्रोबेबिलिटी में काम करता है। एज्यूमिंग ऑन एन इन्वेस्टमेंट हैज अ इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न, 7% रिटर्न देगा, 15% और 8% का रिटर्न देगा, यानी दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो सबसे पहले
ये रिटर्न देने की रिटर्न देगा। तो बोल रहा है कि 7% का रिटर्न दे सकता है, 15% का रिटर्न दे सकता है और 8% का रिटर्न दे सकता है। दिस इज द रिटर्न के चांसेस हैं, ठीक है। और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी सब में बराबर बराबर है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सब में ज्यादा सब में सेम प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए, अब हम इसकी ये जो है, ये जो हमारा है, ये हमारा ये वैल्यू है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। ये जो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट जो है, ये हमारा रिटर्न है। दिस इज कॉल्ड द सीई। तो फर्स्ट थिंग व्हाट आई विल बी कैलकुलेटिंग, आई विल बी कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए हम इसको क्या करेंगे? रिटर्न को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, रिटर्न को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमको इसके कैलकुलेशन से पता चलेगा 9.98 जो है हमारा, 9.98 इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये मेरे लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न है। तो हम कह सकते हैं कि 9.98 वाला पोजीशंस पे हम कमेंट करना चाह रहे हैं। तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी है। तो ये मेरा जो प्रोबेबिलिटी है, मैंने ये प्रोबेबिलिटी को जब हम टोटल करते हैं तो वो हमारी क्या निकल आती है? वो हमारी निकल के आती है एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर ये एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम है, एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम है, इसका मतलब ये रिस्क एवर्स सिचुएशन है। रिस्क एवर्स का मतलब ये डोंट वांट टू टेक द रिस्क। ये वाला एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज्यादा है, इसका मतलब ये कौन सी पोजीशन है? इसकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, इसकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है। ये भी रिस्क, ये 9.98 से कम है, यानी ये भी रिस्क एवर्स पोजीशन है। एक और पोजीशन हो सकता था, अगर उसका रिटर्न मान लो 9.98 होता, अगर उसका रिटर्न 9.9 होता तो हम इसको बोलते हैं जी ये इनडिफरेंस पोजीशन है। यहाँ पे वो न्यूट्रल है, इनडिफरेंस पोजीशन है, ये इनडिफरेंस पोजीशन है। यहाँ पर उसकी प्राइसिंग पे हम हमारी जो कमेंट होती है, हम ये बोलते हैं जी यहाँ पे इनडिफरेंस पोजीशंस है, मतलब जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना ही मेरा सी रिटर्न्स है, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो निकल के पता चला कि ये जो है ये एक रिस्क रिटर्न्स दिए रहते हैं, हम एक्सपेक्टेड कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी प्रोवाइडेड ऑन विच आई विल बी कमेंटिंग कि हमारा वो जो शेयर है वो हमारे रिटर्न के अगेंस्ट में, एक्सपेक्टेड रिटर्न के अगेंस्ट में हम उसकी बताएंगे कि ये वाला शेयर लेंगे तो हमारी पोजीशन क्या रहेगी। हमारी पोजीशन ये रही कि हम एक्सपेक्टेड से कम रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी यहाँ पे रिस्क हम एवर्स है, यहाँ पे हम रिस्क एकदम नहीं लेना चाहते, रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं। 15% रिटर्न है अगर एक्सपेक्टेड से, इसका मतलब ज्यादा है, यानी कि हमारा रिस्क एपेटाइट ज्यादा है। उसके बाद 8 जो है, 8 में भी हम रिस्क एवर्स पोजीशन पे हैं, बिकॉज कि हमारी रिस्क जो है वो एक्सपेक्टेड रिस्क इज 9.98। इसका मतलब हम जो है रिस्क एवर्स है, यानी यहाँ पे भी हमारा रिस्क अवॉइड हो रहा है। बट अगर 9.98 अगर आता तो हम कह देते हैं इट इज माई इंडिफरेंस पोजीशन। दिस इज हाउ वी आर कैलकुलेटिंग द रिस्क, ठीक है। तो ये पहले हमने क्या सीखना है? हमने ये सीखना था एक्सपेक्टेड रिस्क का कैलकुलेशन, दैट व्हाट वी हैव डन इट, दैट व्हाट वी हैव डन इट, ठीक है। उसके बाद हमको जो एक दूसरी चीज निकालनी है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होता है वो क्या होता है? ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न हमको कैलकुलेट करना सिखाता है, ठीक है। बोल रहा है द एक्चुअल रिटर्न इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ रैंडम सब्जेक्ट एंड द प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, द थ्री मेजर डिस्क्रिप्टिव measures the probabilities expected, standard deviation and coefficient deviations। यानी हम जो अभी सीखने वाले हैं रिस्क और रिटर्न को समझेंगे वो हम स्टैटिस्टिकल टूल से समझेंगे। तो अभी तक हमने यहाँ पर जो बातें सीखी है वो सिर्फ हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के आगे समझा है। तो एग्जाम में आपके बहुत सारा टाइम में आएगा, सिर्फ एक कंपनी दिया रहेगा, उसमें उसके डिफरेंट रिटर्न्स दिए रहेंगे, साथ में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस दिया रहेगा। आप रिटर्न और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है? कुछ नहीं, आप मान के चल लो कि ये अर्थमेटिकल मीन्स है, आपके रिटर्न को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके जो नंबर्स निकलते हैं दैट इज कॉल्ड द एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल सा सवाल होता है,
स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशंस के मामले में बोलता है कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशंस बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है जी, रिस्क रिटर्न भी बढ़ रही है और अल्टीमेटली रिस्क भी बढ़ रही है, अल्टीमेटली रिस्क भी बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे। तो मान लीजिए कि हम एक ये लेते हैं, डेटा लेते हैं, हम जहाँ पे पॉसिबल एक्सपेक्टेड रिटर्न, यानी कि हम जो है रिटर्न क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो दिस आर द रिटर्न हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि -0.02% का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिर -0.05% के एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 0.1 के एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 0.15 के एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दिस इज द एक्सपेक्टेशन। 0.15 के कर रहे हैं और 0.22 के कर रहे हैं। सो दिस इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। साथ में प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी दी हुई है क्वेश्चन से हम देखते हैं, 0.1, 0.2, 0.1, 0.4, 0.2 एंड 0.1। अच्छा, हमेशा आपको पता रहे प्रोबेबिलिटी का हमेशा टोटल 1 होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 100 के इसमें परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है। तो अगर परसेंटेज के फॉर्म में अगर इसको आप बात करेंगे तो ये क्या होगा, 10% चांसेस है, 20% चांसेस है, 40% चांसेस है, और 10% और 20% चांसेस है। तो अगर ये हमने रिटर्न और एक प्रोबेबिलिटी को अगर मल्टीप्लाई कर दिया, रिटर्न एंड प्रोबेबिलिटी को अगर मल्टीप्लाई करके अगर हमने सम टोटल करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट निकलता है सम टोटल से, दैट इज कॉल्ड द, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जी एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो ये जो नंबर मेरा निकल के आया 1, ये हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है। इसको हम क्या बोलेंगे जी, एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। अब अगर इसको हम परसेंटेज के फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस करें तो हमारा 10% एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ठीक है। 0.1 हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है। अब हमको जो निकालना है वो क्या निकालना है, हम निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकालने की जो निंजा टेक्निक है वो कैसे काम करती है, यानी R1 माइनस R1 माइनस R मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी। तो ये जो हमने निकाला है दैट इज कॉल्ड द R। इसको मैंने निकाला, ठीक है, और ये पूरा ये R निकाला, ठीक है, R मीन, ये मीन भी इसको कहते हैं, और ये R, ठीक है। तो R माइनस R मीन, ठीक है, इसको हम लोग R मीन, ठीक है, टू द पावर स्क्वायर टू द पावर 2 एंड मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये यहाँ से जो हमारा समीशन निकलेगा वो एक्चुअल में हमारा जो समीशन निकलेगा वो हमको निकलेगा जी स्टैंडर्ड डेविएशंस। उससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो हमने क्या किया, वेरिएंस का कैलकुलेशंस किया, और वेरिएंस के कैलकुलेशंस को जब रूट डाउन करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है। तो यहाँ से यहाँ तक के जो रिजल्ट निकलेंगे, इस पूरे रिजल्ट को हम वेरिएशन बोलते हैं, इस पूरे रिजल्ट को वेरिएशन बोलते हैं। तो हमने क्या किया, हमने किया जी ब्रैक इक्वल टू ब्रैकेट दिस इक्वल टू ब्रैकेट दिस माइनस दिस टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी। अब मैं इसको, अब इसके जो टोटल आए हैं दैट इज कॉल्ड द, इसको हम बोलते हैं, इसको जो हम बोलते हैं इसको बोलते हैं जी वेरिएशन। इसको क्या बोलते हैं, वेरिएशन। यानी अगर स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर होता है दैट इज कॉल्ड द टू द पावर 2 जो होता है दैट इज कॉल्ड द वेरिएशन। इसका दूसरा नाम होता है वेरिएशन। यानी अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आपको करना पड़ेगा रूट अंडर
स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट अंडर वेरिएशन। ये थोड़ी सी स्टैटिस्टिक हो जाती है, तो जब तक एक दो सवाल प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट अंडर वेरिएंस। ठीक है, तो अब हम इसका रूट अंडर कैसे निकालेंगे? यहाँ पर उसका फॉर्मूला है क्या कुछ? सर जी सर, इस क्लास का रिकॉर्डिंग मिल सकता है? मिल तो जाना चाहिए, अगर हमारे भाई साहब ने करा होगा तो। पॉइंट हाँ सर, क्योंकि ये वापस देखना पड़ेगा सब। 00388 रूट अंडर, इधर रूट है ना, रूट अंडर, यानी कि ये जो है भाई मुझे यहाँ तक मालूम है, पहले एवरेज निकालना है, उसके बाद में मीन, उसके बाद में स्क्वायर करना है, उसके बाद एवरेज करना है, उसके बाद रूट करना है, स्टैंडर्ड डिवीजन को पाना है तो। हाँ, दो तो हम भी अभी वही किया, आपको मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट दें, ये थोड़ा सा इसको, मैंने वही किया मेरे भाई। मैंने क्या किया, मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझाऊं। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने मीन निकाला। आपने प्रोबेबिलिटी वाले सवाल नहीं किए थे, इसीलिए आपने प्रोबेबिलिटी को कंसिडर नहीं किया। तो आपने सबसे पहले मीन निकाला होगा, अशरफ भाई। अशरफ भाई सही है, सही है। देखो आपने क्या किया होगा, मैं आपका बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपने 1 मिनट, आपने क्या किया, ये डेटा लिया होगा। ठीक है, हो गया। हाँ। आपने ऐसे किया होगा, फिर आपने इसकी मीन निकाली होगी। ठीक है, मीन का मतलब होता है एवरेज, एवरेज, EVG, EVAR, एवरेज, हाँ, एवरेज ऑफ दिस किया होगा आपने। क्लियर, यही किया होगा ना। फिर आपने यही। क्या किया होगा, मैं बता दे रहा हूँ। आपने ये किया उसको होगा, स्क्वायर किया। दिस नहीं, दिस माइनस दिस का स्क्वायर किया होगा। यस, दिस माइनस दिस का स्क्वायर किया Yes. होगा, क्योंकि आपके पास प्रोबेबिलिटी वाले सवाल नहीं आए थे। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इसको वो कर दूं, क्या कर दूं, फिक्स कर दूं। ठीक है, तो आपने ऐसे लिए होंगे, या से यहाँ तक ऐसे ले लिए होंगे। ठीक है जी, और आपने बोला होगा जी मैं इसको टोटल कर लूंगा। ठीक है, और आपने फिर इसके क्या निकाल दिए होंगे जी, स्क्वायर रूट निकाली होगी, यानी स्क्वायर रूट ऐसे करके आपने निकाला होगा। इज इट? यस। और एक्सेल में तो बहुत इजी होता है, क्योंकि एक्सेल का फॉर्मूला जो है इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिविएशन पॉइंट पी, वो कर दिया तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन निकल जाता सीधा सीधा। स्टैंडर्ड, वो तो मैंने कभी किया नहीं था ना। अच्छा, क्या बता दिया आप करके देखिए, स्टैंडर्ड एस टी डीवी पी को आप कलेक्ट ये कीजिए, सेलेक्ट कीजिए डाटा, वो सारा डाटा आपको स्टैंडर्ड डिवीजन निकल जाएगा। हो गया। तो ये तो हमने क्या निकाला, यहाँ तक का हमारा टोटल निकला वेरिएंस। फिर मैंने इसको स्क्वायर रूट किया। यार ये कुछ स्क्वायर रूट सही निकाला है कि वो गलत निकाला है भाई? 4 का मैं मेरे स्टेप्स आपको बोलता हूँ। देखो, पहले तो मैंने एवरेज किया सारे चीज को, उसके बाद में मीन निकाला, एवरेज का मीन निकाला, उसके बाद स्क्वायर निकाला। एवरेज का मीन कैसे निकाला आपने? ये एवरेज टोटल के साथ डिवाइड किया, कितना एवरेज हो रहा है बोलेंगे। ये एवरेज निकाला, फिर मीन ये टोटल निकाला पहला। ठीक है, ये मीन निकाला। क्लियर? यस। मीन निकालने के लिए आपने और भी सॉरी, एक काम कर लेते हैं, ये टोटल कितना नंबर है, 5 है ना, तो इसको डिवाइड बाय 5 कर लेते हैं, या इसको डिवाइड बाय एलियन लेन और इसकी काउंटिंग कर लेते हैं। सॉरी, प्रोबेबिलिटी नहीं, एवरेज काउंट सॉरी, काउंट। तो ये आ गया मीन। ठीक है, मीन आ गया।
क्लियर। अब आपने क्या किया होगा, आपने दिस माइनस दिस किया होगा ना जी, हाँ दिस माइनस दिस तो होता ही है। हमने उसी को एक स्टेप कम किया था, ये हो गया। फिर आपने इसका स्टैंडर्ड, इसका आपने वो निकाला होगा, स्क्वायर निकाला होगा, हाँ स्क्वायर निकाला है। तो वही मैंने किया, स्क्वायर निकाला। फिर आपने इसका सम टोटल करा होगा, एवरेज ले लिया उसका फिर से, उसके इसका बाद रूट किए। इसका एवरेज फिर से क्यों लीजिएगा, नहीं उसको फिर एवरेज किया तो रूट निकालने के लिए। नहीं नहीं, रूट निकालने के लिए इसको एवरेज क्यों कीजिएगा। इजी वे मैं आपको बोलूंगा, मैं आप चलिए मेरे को आप समझ में खेल थोड़ा बहुत, जो क्योंकि मेरे नोट्स में मैं लिखा हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन पी, स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड का ये क्या है, एस टी डी ई वी पी सेलेक्ट कर लिया तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन निकल जाएगा। और एस सेलेक्ट करने से क्या आता है, वो पता नहीं मेरे को, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन के वास्ते में वो है, कोफिशिएंट के लिए भी कुछ है, कोफिशिएंट के लिए भी फार्मूला है। अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन पी लिख लिया, स्टैंडर्ड आपको- डेविएशन एक्स एंड रिटर्न नॉर्मलाइज्ड रिटर्न और बीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी ये अगर मैं करूं, इस पे अगर मैं निकालूं यहाँ तक का, तो मेरा क्या निकलेगा वो देखता हूँ। एक्स मीन, अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन पी एक्स एंड, मिर्जा भाई मुझे वो डेटा दीजिए, मैं भी थोड़ा ट्राई करूंगा। डेटा क्या? डेटा प्रोबेबिलिटी को छोड़ दीजिए, प्रोबेबिलिटी को छोड़ दीजिए, आप इतना पे सिर्फ काम कीजिए आप। ना, प्रोबेबिलिटी भी दीजिए मुझे, क्या क्या रहेगा थोड़ा बहुत मैं वर्क कर लूंगा, मैं उसको आपको समझाऊंगा। ये है फिर डेटा, ये हाँ रिटर्न जो है मेरा माइनस 0.20, 0.05, 0.1, 0.15, 0.22। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इसकी 0.1, 0.2, 0.4, 0.2, 0.1। ठीक है, मैं इसके ऊपर वर्क करके मैं आपको बोलूंगा। ठीक है, अभी बताओ भाई। अभी एक सेकंड, ये मेरी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी, तो ये हमारा स्क्वायर रूट के हिसाब से ये आ रहा है, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो इक्वल टू वेरिएंस, वेरिएंस यहाँ से यहाँ तक का इक्वल टू SQRT। टू द पावर 2 स्क्वायर समेशन हमारी यहाँ पे इतनी आई थी प्रोबेबिलिटी, ये आई थी, फिर हमने इसकी r माइनस आर मीन टू द पावर 2 किया था मैंने, यानी हमारे पास तो वो है आंसर, कोई मसला नहीं है। तो हमारा जो आ रहा था वो आ रहा था जी, स्टैंडर्ड डेविएशन जो आ रहा है 0.0388 आ रहा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे इस केस में 0.0388 आ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया। अब उसके बाद बोल रहा है जी, सॉरी ये मेरा जी आ रहा है जी वेरिएंस, तो हमने ये वेरिएंस ले लिया हमारा 0.00338। बात बोला जी स्टैंडर्ड वेरिएंस ये निकालना है, स्टैंडर्ड वेरिएंस निकालना है, तो इसका मतलब SQRT स्क्वायर रूट ऑफ दिस करेंगे तो हमारा आ जाएगा जी 0.66229, 0.66229 ये हमारा निकल गया जी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो क्या होता है,
स्टैंडर्ड डेविएशन जो बोल रहा है जी 0.22 और वेरिएंस जो है वो 3388 है। तो ये बोलता है जी हम स्टैंडर्ड डेविएशंस क्यों निकालते हैं, तो ये बोलता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकालते हैं वो ऐसे निकालते हैं, is the square to eliminate the problem of minus sign. So higher the standard, the greater the probability of return. यानी अगर आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन अगर ज्यादा है, इसका मतलब आपके रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा और आपकी टोटल रिस्क जो होगी वो ज्यादा होगी, आपकी टोटल रिस्क ज्यादा होगी। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन शोज द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न एंड आल्सो शोज द रिस्क ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट, रिस्क ऑफ दैट शेयर्स, वो उस शेयर से एसोसिएटेड जो रिस्क होगी वो आपको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है कि अगर आपका एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है 0.6 है और डेविएशन जो है 0.04 है और इन्वेस्टमेंट बी के बारे में बोलता है जी इन्वेस्टमेंट बी का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है 0.18 है और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन से 0.06, इसका मतलब जो हम बोलेंगे कि इन्वेस्टमेंट बी जो होगा वो क्या होगा, लेस रिस्क होगा, क्योंकि जो हम निकालते हैं दिस इज द कोवेरिएंस, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसका फार्मूला होता है जी स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय रिटर्न। स्टैंडर्ड डेविएशन जो रिप्रेजेंट होता है वो किससे रिप्रेजेंट होता है, वो होता है रिप्रेजेंट हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क से रिप्रेजेंट होता है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन रिप्रेजेंट द रिस्क। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया जी रिस्क, तो सबसे पहले ऊपर बैठा दिया रिस्क, नीचे बैठा दिया रिटर्न। तो एक्सपेक्टेड बाय रिस्क यानी कि ये जो है यानी स्टैंडर्ड डेविएशंस डिवाइड बाय रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशंस डिवाइड बाय रिटर्न अगर ये ज्यादा हुआ इसका मतलब ये शेयर रिस्की ज्यादा होगा, अगर ये कम हुआ इसका मतलब है ये लेस रिस्की हुआ। इसका मतलब क्या हुआ जी, लेस रिस्की हुआ। तो अगर आप बोलेंगे कि पूरे डिस्कशन को अगर आप मेरा जो समराइज करो तो पूरे डिस्कशंस को हम समराइज कर सकते हैं। पहला डिस्कशंस में हमने बात किया जी एक्सपेक्टेड रिटर्न का, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न इज नथिंग बस आपके प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप अपने रिटर्न को क्या करते हो, उसका एक अर्थमेटिकल मींस निकालते हो, दैट इज कॉल्ड द एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, तो मान लो कि आप सोच रहे हो कि 20% रिटर्न आएगा, 30% रिटर्न आएगा और 25% रिटर्न आएगा, एंड यू आर सेइंग दैट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 40% एंड देन यू आर सेइंग द प्रोबेबिलिटी इज अगेन 40%, देन यू आर सेइंग द प्रोबेबिलिटी इज 20%। इसका मतलब जो है आप ये दिस इज योर प्रोबेबिलिटी। फिर आपने क्या निकालना है, आपने जी निकालना है जी कि ये जो है शेयर्स, ये शेयर ए के बारे में बात हो रही है, शेयर ए के बारे में बात हो रही है। तो अभी हम पूरे अपनी डिस्कशन को समराइज कर रहे हैं, सिर्फ 5 मिनट आपका चाहिए कायदे का। तो हम एक शेयर ए के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम एक शेयर बी के बारे में बात करेंगे जहाँ पे ये 15 है, 18 है और 10 है और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस दिया हुआ है। अब बात करेंगे जी एक्सपेक्टेड के लिए, तो एक्सपेक्टेड के लिए हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से हमारा टोटल निकल आया जी एक्सपेक्टेड रिटर्न। इसी तरह हम यहाँ से यहाँ एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या निकल आया जी, यहाँ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे, तो ये निकाले। अब हम इसके और इसके कंटेक्स्ट में अगर हम बातें करेंगे तो बोलेंगे जी 25 हमने सोचा था, 20 हमको आ रहा है, यानी कि इस पॉइंट पे ये क्या है, ये यहाँ पे रिस्क एवर्स हो रहा है, यानी कि लेस वो है, यानी यहाँ पे जो बंदा है वो ही डोंट वांट टू टेक द रिस्क। ये जिसने प्रोबेबिलिटी निकाली है उस बंदे का जो रिस्क लेने की एपेटाइट है वो कम है, जिसने 30 की निकाली है उसकी जो रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, और जो 25 निकाली है वो क्या है, वो रिस्क न्यूट्रल बंदा है। जिसने 25 एक्सपेक्ट किया है वो रिस्क न्यूट्रल बंदा है। इसका और दूसरा मतलब क्या है, इसका मतलब है ये बंदा पेसिमिस्टिक है, ये बंदा थोड़ा छोटी सोच का है, ये बंदा जो है ऑप्टिमिस्टिक है और ये बंदा जो है जेन्यून है, यानी नॉर्मल चीजों को एक्सपेक्ट करता है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्सपेक्टेड एंड देयर रिलेशन विद द रिटर्न। तो जब आप किसी को इंटरप्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे, आप बोलेंगे
करेंगे, देखिए फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन आई कैन इंटरप्रेट लाइक दिस 20% ऑफ रिटर्न इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अगेंस्ट द, यानी इफ योर सीई सर्टेनिटी ऑफ रिटर्न जो है वो अगर 20% है अगेंस्ट द एक्सपेक्टेड रिटर्न, इसका मतलब यू आर लेस, यू डोंट हैव दैट एपेटाइट ऑफ टेकिंग द रिस्क, यानी कि आप रिस्क एवर्स वाले बंदे हो. इफ 30 इट मींस यू एक्सपेक्टिंग मोर, योर रिटर्न इज मोर देन द एक्सपेक्टेड रिटर्न, मींस यू वांटेड टू हैव द मोर रिस्क. तीसरा वाला बंदा यानी he is neutral, he has a indifference position, he cannot say that I am more risk side or I am less risk side. So this is the interpretation of this line. Again, if you see this here, the question is again the same. Is the person is 15 and 15, I can simply say that if the number is the same, so I can say these people are neutral. Again, risk taking people and he is don't want to take the risk. This is the interpretation of this line only. Now अब कम होता है कि हमें क्या चीजें निकालनी है, हमें निकालनी है जी स्टैंडर्ड डेविएशन, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मेजरमेंट ऑफ रिस्क. अभी तक हमने बात किया वो रिटर्न की बात करी है, अभी हमने रिस्क की बात नहीं करी है. नाउ तो उसके पहले वी हैव टू कैलकुलेट द वेरिएंस. वेरिएंस निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, सिंपल सी बात है, ये रिटर्न आप चाह रहे थे, आप सबसे पहले इक्वल टू ब्रैकेट ये रिटर्न चाह रहे थे अगेंस्ट दिस, ठीक है, टू दी पावर, यानी कि ये जो है इसको मैं फिक्स कर रहा हूं बिकॉज ये हमारा वो है, इसको हम कंट्रोल F4. हाँ भाई कर रहा, भाई कंट्रोल नहीं चाहता है, मेरा फंक्शन वाला पे काम करता है. ऑफिस में कंट्रोल वाला पे काम करता है. मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है. तो ये हमारा इस तरह से हमने उसको एक फार्मूला पे डाल दिया, फिर मैंने उसको भेज दिया नीचे तक. इसका जो टोटल आया वो आया हमारा क्या, हमारा इसका टोटल आया जी 50. दैट इज कॉल्ड द स्टैंड वेरिएंस. अब स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो रूट अंडर ऑफ वेरिएंस होता है. तो अगर हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट. अच्छा, पीछे हमने इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई नहीं करी है, इनटू प्रोबेबिलिटी आई हैव टू मल्टीप्लाई. सो आई कैन से दैट ओके दिस इज द वन, यानी व्हेन आई से द स्टैंडर्ड डेविएशन तो मैं क्या बोलूंगा जी, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, यानी कि 0.474. दिस इज फॉर द फर्स्ट. सेकंड के लिए फिर आई विल डू द सेम, आई विल डू दिस माइनस दिस, ब्रैकेट बंद, टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय probability. Same things we are doing here. This. Okay. So now this is the one. Against this is the square root. Square root of this will be showing as the standard deviation. This is like a standard deviation. ठीक है. तो स्टैंडर्ड डेविएशंस को मैंने किससे रिप्रेजेंट करना है, रिटर्न से. इसको किससे रिटर्न करना है, ये सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी नोटेड एज रिस्क. स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी नोटेड एज रिस्क. उसी तरह हम यहाँ पे भी जाएंगे. अब दोनों के रिस्क और रिटर्न के रिलेशंस को चेक करेंगे. रिस्क और रिटर्न का जो रिलेशंस होता है उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने की जो तरीके हैं वो क्या बोलता है जी, आपने निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशंस डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू. एक्सपेक्टेड वैल्यू इसका मतलब क्या है कि इस सवाल पे क्या है, ये बोल रहा है जी दिस डिवाइड बाय दिस. दिस इज फॉर ए एंड अगेन फॉर बी. बी में क्या करेंगे जी, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू. नाउ आई हैव टू गिव माय कमेंट. अब मैं कमेंट कैसे दूंगा, थोड़ा सा आइडिया दें. अब किसकी ज्यादा है, 9 वाले की ज्यादा है, तो आई कैन से दैट ये मोर रिस्की है. what comment I can give, ये मोर रिस्की है. what here I can comment give, ये लेस रिस्की है. ठीक है. दिस इज द
कंक्लूजन्स ऑफ टुडेज क्लास। तो सबसे पहले आपने क्या सीखा? सबसे पहले आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना सीखा, फिर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखा, फिर आप स्टैंडर्ड डेविएशंस के साथ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना सीखा, एंड बेस्ड ऑन दैट यू आर गिविंग द कमेंट वेदर विच शेयर्स इज मोर रिस्की, विच शेयर्स इज लेस रिस्की। ठीक है, दिस इज द कंक्लूजन्स ऑफ टुडेज क्लास। तो ये आया क्या अशरफ भाई, आप निकाला? भाई थोड़ा टाइम चाहिए, मैं उसके ऊपर वर्क करके मैं आपको कल बोलूंगा पूरा कंप्लीटली। थोड़ा नहीं बहुत चलेगा भाई, ऐसा नहीं मुझे चलेगा। मुझे पूरा डेटा चाहिए। कोई डेटा नहीं चाहिए, इतना ही डेटा पे काम करना है। दिस इज द डेटा यू हैव नाउ। ठीक है, यही चीज पे मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। वो वाले क्वेश्चन का चाहिए मुझे। वो वाले क्वेश्चन को मैं भेज रहा हूँ ना, तो आपके साथ तो डेटा शेयर ही हो जाएगा। हाँ, वो वाले क्वेश्चन को भी भेजिए। रिस्क एंड रिटर्न। अच्छा, रिस्क एंड रिटर्न में अभी हम लोगों ने जो भी पढ़ा है वो इंडिविजुअल शेयर्स का पढ़ा है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इंडिविजुअल शेयर्स का पढ़ा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे पोर्टफोलियो के बारे में। अब पोर्टफोलियो में क्या होता है, पोर्टफोलियो में मोर देन वन शेयर्स की बातें होती है, तो वहां पे और कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होने वाली है। इसका मतलब ये है कि जब तक ये कैलकुलेशन अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे, थोड़ा सा आपको मुश्किल हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आज हम लोग इधर ही रोकते हैं एक बार। आगे जो है आपसे एक छोटा सा विनती है, ये पूरा पहला 4-5 पेज है, इफ यू कैन रीड इट इट्स वेरी गुड, इफ यू डोंट रीड इट इट्स मोर देन वेरी गुड। ठीक है भाई, करे तो अच्छा, नहीं करे तो और अच्छा। बहुत अच्छा। बट ये चैप्टर अगर आप शुरू से नहीं पकड़ोगे तो फिर आपसे नहीं हो पाएगा भाई, ये क्लियर है। शक्र अरे शक्र। ठीक है भाई, दिस इज वेरी मच क्लियर। और स्नेहल भाई, अभी आपके जिम में बहुत सारा